हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजू बहुत ही शरारती लड़की थी। वो हमेशा किसी न किसी को परेशान करती रहती। उसकी शरारत करने की आदत से मालिनी बहुत परेशान हो गई थी और एक दिन परेशान होकर मालिनी गुस्से में अंजू को कहती है, क्यों रे, तेरी ये शरारत करने की आदत जाएगी कि नहीं, या तू पड़े पड़े मुझे ही परेशान करती रहेगी? माँ, मैं कहाँ कोई शरारत करती हूँ, और वैसे भी आपको अब तो परेशान भी नहीं करती। तू मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन जो बाहर के लोगों को परेशान करती है उसका क्या? वो लोग मुझे आकर ही तो बोलते हैं ना। तो अब क्या मैं बाहर जाना भी छोड़ दूँ? तू कुछ मत कर, अब मैं ही करती हूँ। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। तेरे लिए अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी, फिर वही करती रहियो अपनी सास और पति को परेशान। हाँ, ये भी अच्छा है। इसी बहाने नए लोग तो मिलेंगे, तब नए लोगों के साथ शरारत करूंगी। हाँ, वहाँ जो करना होगा वो करियो, तेरी सास ही तुझे सुधारेगी। मालिनी अंजू की शादी के लिए लड़के देखने लगती है और मालिनी को विनोद नाम का लड़का अंजू के लिए अच्छा लगता है। मालिनी विनोद की माँ चांदनी से दोनों के रिश्ते की बात करके रिश्ते को पक्का कर देती है और कुछ दिनों बाद विनोद और अंजू की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन विनोद जब ऑफिस चला जाता है तो अंजू कहती है, विनोद जी तो ऑफिस चले गए, अब जाकर माँ जी को परेशान करती हूँ। मेरी शादी हो गई और अभी तक मैंने कोई शरारत भी नहीं की। माँ जी के साथ थोड़ी शरारत तो बनती है। अंजू चांदनी को परेशान करने की सोचती है और जाकर चांदनी की कुर्सी पर गोंद लगा देती है और खुद समोसे खाने किचन में चली जाती है। वहीं चांदनी अंजू के समोसे में बहुत सारी मिर्ची डालकर कुर्सी पर बैठ जाती है। जैसे ही अंजू वो समोसा खाती है तो बाहर आकर चांदनी से कहती है, अरे मम्मी जी, ये क्या आपने समोसे में मिर्च डाली है या मिर्च में समोसे? अरे नहीं, मैंने तो बस थोड़ी ही मिर्च डाली थी, मेरे तो कान से ही धुआं निकलने लगा। चांदनी हंसते हुए कुर्सी से खड़ी होती है तो उसकी साड़ी फट जाती है और वो अंजू से कहती है, अरे बहू, ये क्या है? ये गोंद किसने गिरा दिया? वैसे माँ जी, आपको बहू अपनी टक्कर की ही मिली है। क्या मतलब है? मतलब ये है, आपने मेरे समोसे में मिर्च डालकर मुझे परेशान किया और मैंने आपकी कुर्सी पर गोंद गिराकर आपको तंग किया। क्यों, हुई ना मैं आपकी टक्कर की? मुझे तो लगा तू बहुत सीधी होगी, लेकिन तू तो मेरी तरह ही निकल गई। तो मैं अब किसके साथ मजे लूंगी? जब हम दोनों एक ही जैसी हैं, तो बकरा क्यों ना विनोद जी को बनाए? हाँ बिल्कुल, बहुत ही मजा आएगा। चांदनी और अंजू दोनों की आपस में बहुत बनने लगती है। दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी थी। एक दिन दोनों सास बहू बातें कर रहे होते हैं। बहू, बहुत आलस आ रहा है, चल कुछ ना खुराफाती करते हैं। मेरे पास तो एक आइडिया भी है। आइडिया है तो बताना जल्दी से। हम दोनों मिलकर विनोद जी की शर्ट को प्रेस करते हुए पीछे से जला देंगे, बड़ा मजा आएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन विनोद को पता चल गया तो? विनोद जी को बताने कौन जा रहा है? अगर विनोद जी आपसे पूछे तो बोल देना मैंने नहीं किया, और मुझसे पूछेंगे तो मैं भी यही बोल दूंगी। अब ठीक है ना? या अब भी डर लग रहा है? अब आइडिया मिल ही गया है तो चलो शुरू करते हैं। चांदनी और अंजू मिलकर विनोद की शर्ट को जला देते हैं और विनोद को पता तक नहीं चलने देते। विनोद वो शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और जब ऑफिस में सब उसे देखकर हंसते हैं तो उसे पता चलता है और वो गुस्से में घर वापस आता है। जिसके बाद वो चांदनी और अंजू को जोर से आवाज लगाकर बुलाकर कहता है, ये किसकी हरकत है? अरे क्यों इतना चिल्ला रहा है? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? यहाँ मेरी शर्ट जला दी और वहाँ ऑफिस में सब मुझ पे हंस रहे थे और आप बोल रही हो ऐसा क्या हो गया? हाँ, तो जली हुई शर्ट पहन कर ही क्यों गए? और जब शर्ट प्रेस नहीं करने आती तो क्यों की? मैंने कब शर्ट प्रेस कर ली? मुझे तो आती ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये सब? तूने नहीं की तो किसने की? क्योंकि मैं तो अब बहू के आने के बाद एक काम ना करूं। मुझे तो बोलना भी मत, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। बस शर्ट प्रेस करना ही नहीं बचा मेरे पास अब। ये देख, जब हम दोनों में से किसी ने प्रेस की ही नहीं तो तूने खुद ही की होगी, और शर्ट जला दी तो नाम यहाँ लगा रहा है। माँ, मैं क्यों जली हुई शर्ट पहन के ऑफिस जाऊँगा? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन ये आपकी शर्ट हम दोनों में से किसी ने नहीं जलाई। ठीक है, फिर मैं ही पहले की कोई जली हुई शर्ट पहन के ऑफिस चला गया हूँ। देखा, तूने सच खुद मान लिया। पहले ही शर्ट पहन कर गया है और यहाँ आकर इल्जाम तो ऐसे लगा रहा है जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ माँ जी, चलो, अब इनका तो अलग ही ड्रामा लगा है।
अंजू और चांदनी वहाँ से चले जाते हैं और विनोद के साथ कभी शर्ट जली हुई तो कभी खाने में मिर्ची डालने वाली शरारतें करते। ऐसा रोज रोज कुछ कुछ होने लगा था और विनोद बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन कहता है, आखिर ये सब हो कैसे रहा है? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तो फिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे पता लगाना चाहिए, तभी जाकर माँ और अंजू मेरी बात मानेंगे। अगले दिन अंजू और चांदनी फिर प्लान बनाते हैं और इस बार दोनों विनोद के खाने में नमक ज्यादा कर देते हैं। विनोद दोनों को नमक डालते हुए देख लेता है और जब तीनों टेबल पर खाना खाने बैठते हैं तो चांदनी कहती है, वाह बहू, आज खाना कितना अच्छा बनाया है। क्या अच्छा है इसमें? नमक कितना ज्यादा है और इससे अच्छा कह रही हो। आपको ही हमेशा दिक्कत होती है, मुझे और माँ जी को तो बिल्कुल भी नहीं होती। जब खाने में नमक ज्यादा है तो यही बोलूंगा ना। इतने में अंजू की सहेली शीना आती है और शीना को देखकर विनोद कहता है, अरे शीना, तुम यहाँ कैसे आई? बड़े दिनों बाद आई हो। मैं तो ऐसे ही मिलने आई थी अंजू से। आओ बैठो, ये लो तुम खाना खाओ और बताओ कैसा बना है? अंजू ने बनाया है। शीना को खाना खाते देखकर अंजू चांदनी से कहती है, माँ जी, आज तो ये शीना की बच्चे की वजह से पोल खुल जाएगी। हाँ, आज तो बुरे फंसे। शीना जैसे ही खाना खाती है तो बोलने लगती है, छी, ये कैसा खाना है? नमक ही नमक भरा पड़ा है। क्या तुम्हें भी नमक लग रहा है? नमक ही है तो नमक लगेगा ना। आप बोलिए, आप दोनों, ये किसने किया है? क्योंकि आप लोग तो मुझे झूठा बना देती हो। अब क्या बाहर से आई हुई सीना भी झूठ बोलेगी? हो गया थोड़ा बहुत नमक, वैसे मुझे तो ठीक लग रहा था। हाँ, मुझे भी ठीक ही लग रहा था। लो ये वाला खाओ ना और बताओ कैसा है। नहीं नहीं, ये तो तू अपनी बीवी को ही खिला। मैं ही क्यों खाऊं? आप भी खाओ ना। क्या हुआ, आप दोनों खा क्यों नहीं रही हो? मेरा तो पेट भर गया, इसलिए नहीं खा रही हूँ। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। मैंने आप दोनों को अपने खाने में नमक मिलाते हुए देख लिया था। अब आप ये बताओ कि आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे? बेटा, हम दोनों तो बस मस्ती करते थे और कुछ नहीं। हाँ, हम दोनों बस थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। आप दोनों की मस्ती के चक्कर में विनोद कितना परेशान हुआ है, आपको कुछ पता भी है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे आज ही विनोद ने कॉल पर सब बताया था। आप दोनों को शर्म नहीं है मेरे साथ ऐसा करते हुए और रोज रोज एक नया झूठ बोलते हुए? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस मस्ती में मस्ती कर गए। माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, हमें माफ कर दीजिए। आप दोनों को माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे करूंगा। कैसी शर्त? यही कि अब से आप दोनों की जो मिली भगत पूरे दिन मटर गश्ती चलती रहती है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम दोनों। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों विनोद से माफी मांगती है और दोनों सास बहू अपनी मटर गश्ती ना करने के लिए भी मान जाती हैं और खुशी खुशी आराम से रहने लगती हैं। एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस की लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जहां पर एक रिपोर्टर उस ड्रेस डिजाइनर से पूछता है, सो मिस प्रिया, आपने कैसे सोचा कि आप एक डिजाइनर बन सकती हैं? इस सवाल को सुनकर प्रिया अपनी आम से खास बनने की सारी यादें और मेहनत को सोचने लगती है और सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती है। प्रिया अपनी माँ गीता और पिता गौरव के साथ रहा करती थी। प्रिया छोटे घर में रहकर बड़े सपने देखने वाली लड़की थी, जिसको अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े पहनने का बहुत शौक था, पर आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। पर अपना शौक पूरा करने के लिए वो सेल से कपड़े खरीदती थी और उनमें अपने हाथ से कढ़ाई बुनाई करके सिंपल कपड़ों को भी हाई फाई लुक दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हे बेबे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी सुंदर दिखो। ये देखकर उसकी माँ गीता उससे बोलती है, बेटा, ख्याली दुनिया से बाहर आ और कुछ खा ले, वरना ऐसे ही कॉलेज चली जाएगी। अरे माँ, ख्याली दुनिया को ना एक दिन सच कर दिखाएगी आपकी ये बेटी। इतना कहकर प्रिया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी दोस्त गरिमा के साथ मॉल जाती है, जहां प्रिया को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पसंद आती है और वो उसे खड़ी होकर निहारने लगती है। तभी गरिमा उससे बोलती है, अरे प्रिया देख, मॉल के बाहर सेल लगी है, चल वहाँ देखते हैं कपड़े। अरे हाँ चल। प्रिया और गरिमा दोनों बाहर लगी सेल में चली जाती हैं, जहां से प्रिया एक सिंपल ड्रेस खरीद ले आती है और फिर उस पर अपने हाथों का जादू चलाकर उसे ठीक वैसा ही ड्रेस बना देती है जैसा उन्होंने मॉल में देखा था। जिसके बाद वो उसे पहनकर अपने कॉलेज जाती है, जहां सभी लड़कियां उसकी ड्रेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं।
तभी उन सबके बीच खड़ी उसी की दोस्त नेहा उससे बोलती है, वाओ प्रिया, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। कहाँ से ली तूने? ये तो मैंने मॉल से ली है। अच्छा नेहा, तुमको क्या लगता है कि ये ड्रेस कितने की होगी? यार मॉल से ली है तो कम से कम 10-15 हजार की तो होगी ना। सच तो ये है कि ये ड्रेस मैंने मॉल के बाहर लगी सेल में से ली थी और फिर उस पर अपने हाथों से काम किया और एक सिंपल सी ड्रेस को एक यूनिक लुक दे दिया। वाह यार, क्या बात है। सच में तुझ में तो बहुत टैलेंट है। यार एक ड्रेस मेरे लिए भी डिजाइन कर देना। अरे मैं तो कहती हूँ तू इस टैलेंट को और निखार, तेरा बहुत नाम होगा। कुछ वक्त बीत जाता है और इसी तरह प्रिया सेल के कपड़े लाती है और उनको बेहद खूबसूरत रूप देकर अपने दोस्तों और बाकी लोगों को बेच दिया करती, जिससे उसके घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया की माँ गीता उससे बोलती है, देखा प्रिया बेटा, तेरे हाथों का हुनर कितना काम आ रहा है तुझे। पर क्या माँ? बेटा तू सेल के कपड़ों का इस्तेमाल करती है ड्रेस बनाने में और सेल के कपड़ों की क्वालिटी कितनी खराब होती है बेटा। मैं बस यही सोच रही थी कहीं तुझे इसकी वजह से आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और जिस बात का डर था वही होता है। कुछ समय में ही जो लोग प्रिया की ड्रेसेस की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग अब उसकी क्वालिटी को लेकर उसके बारे में बातें करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में नेहा प्रिया को देखकर उससे बोलती है, यार मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बड़ी बेईमान निकलेगी। डिजाइनर ड्रेस के नाम पर चीप क्वालिटी के कपड़े तू हमें दे रही है। जिस ड्रेस की क्वालिटी को आप चीप कह रही हैं ना मोहतरमा, वैसी ड्रेस पहनने का आप जैसी लड़कियां सपना देखती रहती हैं, जिसे मैंने आपके बहुत ही कम पैसों में आपको प्रोवाइड करवाया है। प्रिया की ड्रेस को लेकर कई बातें बनने लगी थी, जिसके बाद प्रिया से लोग उसकी ड्रेसेस लेना बंद कर चुके थे। लेकिन प्रिया हार मानने वाले लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी ड्रेसेस के लिए कभी भी चीप क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती थी, चाहे वो कपड़ा सेल का ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस कपड़े की क्वालिटी वो हमेशा अच्छी ही रखती थी। और यही बात वो लोगों को बताते हुए बोलती है, मेरी बनाई हुई हर ड्रेस का कपड़ा सस्ता और टिकाऊ है। मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है और अगर किसी की भी ड्रेस में 1% की भी कमी है तो वो लाकर मुझे दिखा दे, मैं उसके डबल पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी उससे सहमत हो जाते हैं और वापस से उसकी ड्रेसेस को खरीदना और उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और प्रिया के कॉलेज में फैशन शो होता है, जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करती है और खुद का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर ही वो रैंप वॉक करती है। शो के चीफ गेस्ट, जो कि एक बहुत ही बड़े डिजाइनर मनीष खुराना थे, उनकी नजर प्रिया की ड्रेस पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। शो खत्म होने के बाद मनीष जी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, हेलो मिस। जी, माय नेम इज प्रिया। मिस प्रिया, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? आप मुझे उस जगह का एड्रेस दे सकती हैं? सर, एक्चुअली ये ड्रेस मैंने खुद डिजाइन की है। मनीष प्रिया के डिजाइन से बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो प्रिया को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, सीरियसली, आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है मिस प्रिया, क्योंकि जो लड़की सेल के कपड़ों को इतना सुंदर रूप दे सकती है और वो हमारे कपड़ों को कितना अच्छा डिजाइन दे सकती है, ये देखना चाहते हैं हम। श्योर सर, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। प्रिया अपने घर जाकर अपने माता पिता को इस सब के बारे में बताती है, जिसको सुनकर प्रिया की माँ गीता बोलती है, वाह मेरी बेटी, मुझे तुझ पे नाज है। अरे कुछ समय पहले तू सेल के कपड़ों से खुद को सजाती थी और अब मेरी बेटी महंगे डिजाइनर कपड़े पहना करेगी। हाँ हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वाह जी वाह, अब बेटी किसकी है? कुछ समय में ही प्रिया के काम का नाम होने लगता है। मनीष के साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ ही समय में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद एक दिन मनीष प्रिया से कहता है, प्रिया देखो, अब तुम्हारा बहुत नाम हो गया है। तुम जो चाहती थी तुमने वो हासिल कर ही लिया है अब लगभग, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। पर क्यों मनीष? और मैंने अभी किया ही क्या है? मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपना खुद का फैशन हाउस खोलना चाहती हूँ। फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? लेकिन प्रिया, मेरी फैमिली को एक सिंपल बहू चाहिए
और अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो शायद मना कर देंगे हमारे रिश्ते के लिए। मनीष, जैसे तुम्हारे लिए मेरे सपने जरूरी नहीं है ना, वैसे ही मेरे लिए ये शादी जरूरी नहीं है। इस तरह उन दोनों में हुई तकरार के बाद कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। लेकिन मनीष प्रिया को खोना नहीं चाहता था और वो अपने घर वालों को प्रिया के बारे में सब बताते हुए उन्हें समझाता है कि उसको प्रिया से प्यार है और प्रिया को उसके सपनों से। जिसके बाद मनीष की खुशी के लिए उसके घर वाले प्रिया को अपना लेते हैं और मनीष प्रिया से मिलकर उसे ये खुशखबरी देते हुए कहता है, प्रिया, घर वाले मान गए हैं। अब ना तो तुमको अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे और ना मुझे। सच मनीष, आई एम सो हैप्पी। और तुम्हें पता है, मैंने अपने सपने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा कहकर प्रिया अपने सारे न्यू डिजाइन ड्रेसेस को मनीष को दिखाती है। प्रिया की ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसको देखकर मनीष प्रिया को इन्हें लॉन्च करने का आइडिया देता है, जिससे प्रिया का खुद का ब्रांड बनने और उसकी एक खुद की अलग पहचान और नाम बनने में बहुत मदद मिलेगी। जल्दी ही उसका ये काम पूरा हो जाता है और प्रिया की इस कामयाबी के बाद मनीष उससे कहता है, प्रिया, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। आज तुम एक टॉप ड्रेस डिजाइनर हो, तो क्या अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? मनीष प्रिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद प्रिया भी उसे हाँ कर देती है और कुछ ही समय के बाद दोनों परिवार वालों की सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया को एक बहुत बड़े फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। तो बस यही तक थी मेरी कहानी, जो आम से खास बनी। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि काम छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, बेईमानी हमेशा आपको असफलता ही देती है। इसीलिए दिल लगाकर अच्छे से मेहनत से काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए प्रिया अपनी पूरी कहानी सारी दुनिया को बताती है कि आखिर किस तरह उसने सेल में लगे कपड़ों से शुरुआत की और आज वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है। प्रिया की कहानी से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस सब के बाद प्रिया अपने काम और अपने परिवार के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार और पति के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।